नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आपकी जो ये सीरीज़ चल रही है, पेपर 1 की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 2022 के ऑनलाइन पेपर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? आपको विकासात्मक परिवर्तन संस्कृतियों में बच्चों में एक सार्वभौमिक गति से होता है, यानी जो आपका विकासात्मक परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है विकास में, वह क्या होता है? एक ही गति से होता है। तो ये तो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। मध्य बाल अवस्था तक तक बहुत तेज गति से होता है, फिर रुक जाता है। ये भी आपका गलत है। विकास जो होता है रुकता नहीं है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत एक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक होती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। हमेशा एक रेखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। यानी एक ही रेखा में चलते हैं और एक आयामी नहीं बहुआयामी होते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन 4th है कि आनुवांशिक कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है आपका जो विकासात्मक परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही। विकास जो होता है आपका वो आनुवांशिक और पर्यावरण का मेल होता है, ठीक है? यानी इसे हम बोलते हैं आपका इंग्लिश में हेरिडिटी और इसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो विकास जो होता है वह आनुवांशिकता और पर्यावरण का परस्पर अंतःक्रिया का एक जो होता है प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन 4th आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पे डैश होएगा, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता जबकि होती है, ठीक है? यहाँ पे गलत हो जाएगा, आवश्यकता होती है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, यानी पहला आपको बताना है स्थूल गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है आपकी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, ठीक है? और जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल को हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है? ग्रॉस मोटर स्किल आपका इंग्लिश में कहा जाता है। और सूक्ष्म गत्यात्मक यानी जहाँ पे आपकी छोटी मसल्स यूज होती हैं, फाइन मोटर स्किल आप इसको इंग्लिश में कहते हो। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल जो होता है उसमें ग्रॉस यानी आपकी बड़ी मसल्स यूज होती हैं और सूक्ष्म यानी छोटी मसल्स यूज होती हैं। तो भागना भागना जो होता है उसमें क्या होगा? आपकी बड़ी मसल्स यूज होगी, बिल्कुल सही। और चित्र बनाना जो आपकी उँगलियाँ हैं उसकी क्या हो जाएगी? आपकी सूक्ष्म कौशल हो जाएगा। तो पहले ही उत्तर आपका सही हो गया, क्योंकि भागना जो होता है वो स्थूल गति कौशल में आता है और जो आपका चित्र बनाना आता है वह क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा मध्य बालावस्था की अवस्था में है? यानी आपका जो है मध्य बालावस्था जो होती है, मिडिल चाइल्डहुड की अवस्था में कौन सा बच्चा कहाँ होगा? ये पूछा गया आपसे कि एक बच्चा जो सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू करता है, नकल सीखना शुरू करता है, गलत हो जाएगा, ठीक है? एक बच्चा जो अमूर्त विचारों का आसानी से अनुसरण कर सकता है। अमूर्त विचार बच्चे में कब आ जाएंगे? 13 वर्ष के बाद आते हैं, जो आपकी किशोरावस्था होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक बच्चा जो सहभागी खेल में सम्मिलित नहीं हो सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही। कि बच्चा क्या होता है? तर्क करना शुरू कर देता है आपकी मध्य बाल अवस्था में, ठीक है? और संरक्षण कार्य भी कर सकता है। ऑप्शन 4th ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन क्या कह रहा है कि बच्चे व्यवहार के तरीके और अपने परिवार में रहन सहन के मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं। कि बच्चे व्यवहार के तरीके जो है अपने परिवार जो से सीखते हैं। तो ये तो आपका सही कह रहा है। पहला अभिकथन आपका सही हो गया। कारण क्या कह रहा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक गौण अभिकरण है, गौण नहीं है आपका। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी अभिकथन तो सही है लेकिन उसका कारण क्या है? गलत है। तो यहाँ पे जो है इसमें हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो यही आपका क्या है? सही हो जाएगा। थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा।
अभिकथन और तर्क के प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अगला पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कि शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है, ये तो गलत हो जाएगा। शैशवावस्था यानी बच्चा क्या है, जन्म से 2 वर्ष का है, वह तर्क करना शुरू कर देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, ठीक है, निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक में, ये गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, बिल्कुल सही। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है, वर्गीकरण करना, यानी वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, और संरक्षण यानी कंजर्वेशन करना शुरू कर देता है, तो ये आपका सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। कि अमूर्त सक्रियांतक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है, जो आपकी लास्ट अवस्था होती है, अनुकरण की शुरुआत, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या है, आपका हाई लेवल पे पहुंच जाता है, और तार्किक चिंतन करना, निगमनात्मक तर्क जो है बच्चा इस अवस्था में करता है आपका, जबकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वर्गीकरण करना शुरू कर देता है, क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, और संरक्षण यानी कंजर्वेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपने प्याजे की थ्योरी में पढ़ा होगा कि वर्गीकरण क्या होता है और संरक्षण क्या होता है। अगला प्रश्न आपका, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, समानीकरण, संगठन, आत्मसातकरण या फिर समायोजन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्याजे के कि स्वयं व पर्यावरण के बीच जो होता है संतुलन की खोज हमारी कहलाई जाती है क्या, समानीकरण। बिल्कुल सही, समानीकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों के बारे में लेव वाइगोस्की के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कि लेव वाइगोस्की क्या कहता है आपके बच्चों के बारे में, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। कि वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है, जिसमें वे कार्य शक्ति होती है, जिससे वे कार्य शामिल होते हैं, जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं। समर्थन यानी दूसरों की मदद से, बिल्कुल वाइगोस्की ऐसे ही कहते हैं कि बच्चों में क्या क्षमता होती है, ये सही कह रहा है। वाइगोस्की बच्चों को कोरी अवस्था के रूप में समझते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये आपका वाइगोस्की ने नहीं कहा था, ये आपका कहा था प्याजे ने। कि बच्चे जो होते हैं वाइगोस्की की जो उनका मस्तिष्क होता है वह क्या मात्रा में क्या है अलग होता है। ठीक है, फिर है आपका कि वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि बच्चे क्या है, अपने जो है अधिक क्षमता के जो के साथ किसी कार्य को करते हैं, और जिन्हें वह क्या है समर्थन के साथ भी कर सकते हैं, जिसको क्या है अगर हम लोगों ने क्या है मदद दी, जिसे हम वाइगोस्की ने क्या बोला, पाड़ बोला। ठीक है, पाड़ जो एक मदद होती है उस जिससे कि बच्चा क्या है अपने कार्य को कर पाता है, उसे वाइगोस्की ने बोला आपका पाड़। तो ऑप्शन जो है आपका फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिंग सौ पहेली बनाने में इशारा व संकेतों से मदद करती है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे जो शिक्षिका है वह बच्चे की कैसे मदद कर रही है, इशारे व संकेतों से मदद कर रही है। तो ये आ गया आपका वाइगोस्की से प्रश्न, जो मैं आपको बोला था पाड़। तो ये मदद जो होती है ये क्या कहलाती है आपकी पाड़। जब टीचर कोई हिंट देता है, बच्चे की मदद करता है, तो उसको लेव वाइगोस्की ने कहा आपका पाड़। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अभिकथन और फिर आपका कारण का प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कठोर पाठ्यक्रम वैसे भी गलत हो जाएगा आपका, पहला आपका गलत हो गया है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब शिक्षक उपदेशात्मक और नियंत्रित हो। कि शिक्षक क्या है उपदेश दे बच्चों को और नियंत्रण हो कक्षा में, ये भी आपका गलत है, यानी अभिकथन भी गलत है और उसका कारण भी आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा की कौन सी विशेषता होती है, चलिए देखते हैं हम। कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, गलत हो जाएगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, यानी बच्चे जो है पार्टिसिपेट जो होता है कम से कम करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी बच्चे जिस जब भी कार्य कर रहे हो, क्लास में कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उसी टाइम उनका मूल्यांकन होता है एक प्रगतिशील कक्षा में, बिल्कुल सही।
समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि उसी टाइम उनका क्या हो जाता है, मूल्यांकन आकलन हो जाता है उनका। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि अमित का तर्क है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क के किस चरण में आता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अमित जो है वह कहता है कि हम क्या है, कानून को जो है तोड़ सकते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए। क्या है, कानून को क्या है जो है तोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ कह रहा है आपका अमित, बदल सकते हैं कानून को। तो ये आ जाएगा आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में, ये आपका कोहलबर्ग की थ्योरी से है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में यहाँ पर जाएगा डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। यानी ऐसी कौन सी बुद्धि होती है व्यक्ति में जो कि वह क्या है, खुद के बारे में जान सकता है? तो ये होती है आपकी अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतर व्यक्तित्व क्या होती है? जो दूसरों को जान सकता है। ठीक है। और अपने को जानने वाला अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होती है। फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। उपहार के रूप में कार मिलने पर एक 5 वर्ष की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है। लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह डैश का एक संकेतक है। किसका संकेतक है? तो ये आपका हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है। कि लड़कियां जो होती है वह क्या है, कार से नहीं खेलती है। तो ये आपकी क्या है, चली आ रही है, एक प्रथा होती है जिससे हम क्या होते हैं, रूढ़िवादिता हो रही है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि कक्षा में सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता का वितरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? मानकृत और कठोर पाठ्यक्रम, मानकृत कठोर पाठ्यक्रम गलत। जो है यहाँ पे सीधे निर्देश का तरीका अपनाना, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा के प्रतिस्पर्धा भावना यानी कंपटीशन की भावना रखनी है, ये भी गलत हो जाएगा। यह पहचानना कि भिन्नताएं दोष नहीं है, कि आप क्या है, जो बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नता हो रही है वह एक दोष नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका कि राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन जो होता है वह क्या होता है, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। कि एक वर्ष में ही ये होता है आपका, ये आपका गलत है। ऐसा आपका एनईपी 2020 नहीं कहती है। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही। आपको क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका 2020 कहती है। तो ये आपका सही है। सीसीई जो होता है सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, नहीं। योग्यता के क्रम से बच्चों को रैंक देना, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, मैं आपको ऐसे ही एमसीक्यू कराता रहूँगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो चलिए अब देखते हैं आपका 16 प्रश्न कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है आपका? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर सम्मोहन गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान और सम्मान रखना बिल्कुल सही। आपको जो है बच्चों में क्या है, अलग अलग बच्चे जो होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग वातावरण, अलग अलग भाषा से आए रहते हैं। तो आपको उनकी भाषा का सम्मान करना है, उनकी मातृभाषा का सम्मान करना है, उनकी भिन्नताओं का भी सम्मान करना है। ये आपका सही है। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, ये आपका एक शिक्षक का कार्य नहीं है। समावेशी शिक्षण में ऐसा नहीं होता है। हमें क्या है, समावेशी शिक्षण में क्या होता है कि आपको क्या है, हर बच्चे को एक साथ लेकर के चलना है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो गुड बच्चा हो। ठीक है, एक्सलेंट बच्चा हो, सबको क्या है एक ही कक्षा में पढ़ाना है और सबको साथ लेकर के चलना है। आपकी समावेशी शिक्षा यह कहती है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान और सम्मान, यानी सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य क्या होता है आपका? पठन वैकल्य होता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का दूसरा नाम ही आपका क्या होता है? पठन वैकल्य। तो पठन वैकल्य में क्या होता है, बच्चे को क्या है, शब्दों की जो होता है या फिर शब्दों का जो पहचान नहीं रहती है, क्रम उसे याद नहीं रहता है। देखते हैं कि बी को डी के स्वरूप में और 21 को 12 के रूप में लिखना, बिल्कुल यही हो जाएगा कि बच्चा जो है वह बी को डी लिखता है और 21 को क्या है 12 लिखता है, यानी उसे समझ नहीं आती है कि अगर हमने रिवर्स कर दिया तो लेटर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका पठन वैकल्य में, डिसलेक्सिया में यही होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वह विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनमें सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? स्वलीनता यानी बच्चा क्या है, ऑटिज्म इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका, ऑटिज्म होता है ये। इसमें बच्चा क्या है, खुद में ही लीन रहता है, यानी बच्चा क्या है, समाज से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। उसे क्या है, बाहर जाने में क्या है, शर्म लगती है, यानी लीन रहता है अपने में। ठीक है, तो क्या है, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती होना, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती होना, सूचना को याद रखने में चुनौती, या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संरचनाओं में चुनौती होना। फर्स्ट आपका आंसर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि वह विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है कि आप उनकी जो है सफल समावेशन के लिए क्या करेंगे? सुलभ अवसंरचना या फिर इमारतें बनाएंगे, बिल्कुल सही। एक आपको ऐसी इमारतें बनाई जो कि उन बच्चों के लिए भी, दिव्यांग बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो। विद्यार्थियों का अलगाव करेंगे, गलत हो जाएगा। शिक्षकों का पश्चातापपूर्ण रवैया, गलत हो जाएगा। साथियों के बीच सहानुभूति और दया, हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ क्या है, सहानुभूति और दया नहीं दिखानी है। ठीक है, इससे क्या है, उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा उनका। तो हम ऑप्शन फर्स्ट ही आ जाएगा कि अपनी इमारतों को हमें क्या है, सुलभ बनाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो आपका क्या होता है, जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग होती है, जैसे आपके वहाँ पे पेंटिंग होती है, तो एक प्रश्न ये भी बन के आता है कि आपका जो स्कूल जो होता है वहाँ पे कौन सा मेथड आपका यूज होता है, जो जो आपके चित्र बनाए रहते हैं आपकी दीवार पे, तो वो होता है बाला, BALA ऐसी करके पूछा जाता है आपसे। बाला क्या होता है, बिल्डिंग एज टीचिंग लर्निंग एड होता है। ठीक है, यानी बिल्डिंग को ही आपने क्या है, एक लर्निंग एड, यानी क्या है, अपना एक शिक्षण जो होता है, प्रक्रिया के दौरान जो हम शिक्षण सामग्री यूज करते हैं, एक बिल्डिंग जो है वह क्या है, उस सामग्री के रूप में भी आपका कार्य कर रही है। जो एक बाला होता है, जो आपने जैसे पेंटिंग जो होती है आपकी, तो उससे क्या है, उस पेंटिंग को देख करके बच्चा सीखता है। तो ये होता है आपका बाला, यानी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। और ये इस पे भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि बाला क्या होता है। ठीक है, चलो हम इस प्रश्न को देखते हैं अब कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों का समावेशन करने के लिए सहायक है? यानी विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों का समावेशन करने के लिए सहायक है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रासंगिकता, मूल्य और कार्य की प्रामाणिकता को कम करता, ये गलत हो जाएगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ये आपका सही लग रहा है। उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, ये नहीं हो जाएगा। छात्रों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्ता को प्रतिबंधित करना, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है कि आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना आपका कहलाता है विविध अधिगम परिस्थितियों में आता है उन छात्रों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करने सीखते हैं? कौन सी आपकी कक्षा होती है, व्यवहारवादी होती है, अनुकरण करके सीखना होता है, सामाजिक संरचनावादी होती है, या फिर प्रतिपादक शिक्षण होती है? तो ये होती है आपकी सामाजिक संरचनावादी कक्षा होती है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है? मुख्य रूप से ज्ञान का पुनरुत्पादन, यानी रिपीटेशन कर रहा है। अर्थपूर्ण अधिगम क्या कह रहा है यहाँ पे कि ज्ञान का पुनरुत्पाद होता है, गलत हो जाएगा। तब होता है जब विषय वस्तु की गैर संदर्भित किया जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तब होता है जब शिक्षक सक्रिय रूप से छात्र के अधिगम को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करना गलत हो जाएगा। में विश्लेषण, गहन चिंतन और समस्या समाधान की प्रक्रिया सम्मिलित होती है।
बिल्कुल सही। आपका विश्लेषण आएगा, चिंतन आएगी, समस्या समाधान आएगी। तो ऑप्शन जो है फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक अर्थपूर्ण अधिगम होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है? आपसे पूछा गया है, नहीं किया है यानी आपका गलत हो जाएगा। संप्रदायात्मक समझ पर जोर देना, संप्रदाय को समझना बिल्कुल सही, ये आपका सही है। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन आपका गलत होता है। पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु को बढ़ाना, यानी आपको क्या है, करिकुलम को बढ़ाना है, सिलेबस को बढ़ाना है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी में उपयोग में कमी करना, यानी जो आप प्रयोग करते हो उनमें क्या है, कमी करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी आपका एक ही ऑप्शन बचता है कि संप्रदाय समझ पर जोर देना। नहीं, यहाँ पे पूछा गया था आपका, ठीक ठीक, ये सही है आपका। यहाँ पे पूछा है किसका समर्थन नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही सुमेलित युग्म है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना एक दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य होता है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य होता है। कक्षा में प्रथम स्थान करने के लिए किसी विषय के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेना परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य होता है। दूसरों से बेहतर प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना दृष्टिकोण उन्मुख लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि विशेष रुचि के क्षेत्र में किसी की समझ की जो क्षमता होती है उसमें सुधार के लिए एक कार्य को करना आपका कहलाता है दृष्टिकोण उन्मुख निपुणता लक्ष्य, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आपके गलत है। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, गलत हो जाएगा। रटकर याद करना, बल देना, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, बिल्कुल सही। बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जोड़ करके एक शिक्षक को चलना चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा बनाई गई एक गलत धारणाओं को हल करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? कि बच्चे यहाँ पे देख लें, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कि स्मरण और कंठस्थ रखने के लिए बहुत सारी सामग्री जो है निर्देश करें। ऐसी परिस्थितियां बनाएं जहां गलत धारणाओं को व्यक्त करने की अनुमति ना हो। गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर दें, या फिर छात्रों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करें। उपेक्षा करना गलत हो जाएगा, और गलत धारणाओं को व्यक्त करने की अनुमति ना हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे है कि कंठस्थ कराना, कंठस्थ रखना भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि गलत अवधारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। जहाँ पे भी अवसर आ जाएगा ना, ये आपका सही हो जाएगा कि हमें क्या है, बच्चों को अवसर देना है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है प्रश्न, तो आप क्या है, जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड होते हैं उनसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ की सुसाध्य करने में सहायक होता है? प्रतियोगिता गलत हो जाएगा। चर्चा और वाद विवाद, चर्चा करना सही होता है। और यहाँ पे हो जाएगा वेदन और अभ्यास, अभ्यास गलत होता है। दंड गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, चर्चा और संवाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को यहाँ पे हो जाएगा डैश को सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। कि छात्रों के बीच क्षमता की इकाई का विश्वास करना, बच्चों में क्षमता का बढ़ते या फिर वृद्धिशील विश्वास रखना, छात्रों के बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना करना, या फिर हीनता की भावना, हीनता प्रतिस्पर्धा गलत हो जाएगा। पहला कह रहा है कि छात्रों के बीच क्षमता की इकाई का विश्वास होना, या फिर बच्चों में क्षमता का बढ़ते या फिर वृद्धिशील विकास पर विश्वास करना। तो आपका जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों की क्षमता का बढ़ते या फिर वृद्धिशील विश्वास होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अब है आपका 29वां प्रश्न आपका है
निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी आपको ढूंढना है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, यानी क्या है, ये क्या है आपका, दंड से बच रहे हो तो ये आपका क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, यानी आप क्या है, ज्ञान प्रेरित करो, यानी अंदर से आप मोटिवेट हो रहे हो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये आपका सही हो जाएगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। साथियों को प्रभावित करने के लिए क्या है, नृत्य में भाग लेना, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, आप बाहर से मोटिवेशन हो रहे हो, बाहर से अभिप्रेरणा हो रही है। हमें पूछा गया है कि अंदर से अभिप्रेरणा, यानी बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि डैश से, यहाँ पे हो जाएगा डैश से छात्र की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है, ये थोड़ा गलत हो रखा है। यहाँ पे आ जाएगा डैश से छात्र की उपलब्धि में डैश होने की संभावना होती है। तो क्या होती है आपकी, प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र गलत हो जाएगा। सामाजिक सहयोग सही हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार भी गलत हो जाएगा। तो ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, यहाँ पे क्या है, सामाजिक बहिष्कार है। प्रासंगिक पाठ्यक्रम सही होता है, और सहयोग जो होता है, सामाजिक सहयोग भी आपका सही होता है। तो थर्ड और फर्स्ट में आपका हो जाएगा कि प्रासंगिक पाठ्यक्रम से छात्र की उपलब्धि में कमी कमी होना, तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला भी आपका कट गया। तो एक ऑप्शन बचता है आपका कि सामाजिक सहयोग से छात्र की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दैट आपको जो आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।